Hello students, welcome to King's Academy. I am Dhrini Sharma, your chemistry teacher, and I am here today with your question number 30, okay, of section number D. Okay? और सबसे इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन की ये है कि मैं आपको कितना भी बता दूं कि ये क्वेश्चन का आंसर ये है वो है, कितना भी एक्सप्लेन कर दूं, बट ये केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है. क्या है? CBS, केस बेस्ड क्वेश्चन है. ओके, तो इसमें आपको ये इतना लमसम क्वेश्चन दे रखा है ना, ये आपको सेल्फ ही रीड करना होगा और रीड करके यू हैव टू आंसर इट ऑफ योर ओन विथ योर ओन लॉजिक्स. कहने का मतलब ये है कि आप लोगों को इसे खुद से स्टडी करके और खुद से ही इसके आंसर्स देने होंगे विद द लॉजिक्स. क्लियर? तो अब हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? लेड एसिड बैटरी के बारे में बात की. ठीक है, तो जो लेड एसिड बैटरी होती है वो रिप्रेजेंट करती है क्या? द ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजी. ठीक है, ये सबसे ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी टेक्नोलॉजी को रिप्रेजेंट करती है. जो लेड एसिड बैटरीज होती है वो कहाँ कहाँ पे हम देख सकते हैं? वाइड वेराइटी ऑफ एप्लीकेशंस में. कैसी एप्लीकेशंस में? तो हम आपको इसको सब जगह देख सकते हैं. यूपीएस में देख सकते हैं, ऑटोमोबाइल्स में देख सकते हैं. आजकल ये आपको हर जगह देखने को मिलेगी. ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है? सच एज स्मॉल स्केल पावर स्टोरेज सच एज यूपीएस सिस्टम, इग्निशन पावर सोर्सेज फॉर ऑटोमोबाइल्स. ठीक है, अलॉन्ग विथ लार्ज ग्रिड स्केल पावर सोर्सेज. ठीक है, छोटे से लेकर बड़े सभी टाइप के स्केल्स पे आपको लेड एसिड बैटरीज देखने को मिल सकती है, जो कि हमें एक ओल्डेस्ट रिचार्जेबल बैटरी का एग्जांपल शो करती है. ठीक है, द स्पॉन्जी लेड एक्ट एज एनोड. जो हमारा लेड है वो किसकी तरह एक्ट कर रहा है? एनोड की तरह एक्ट कर रहा है. ठीक है, और जो लेड डाइऑक्साइड है वो किस तरह से एक्ट कर रही है? एज कैथोड. क्लियर? तो अब हम जब बात कर रहे हैं किसकी? एक्वस H2SO4 सॉल्यूशन की. तो H2SO4 सॉल्यूशन, लेड हो गया एनोड, है ना, लेड डाइऑक्साइड या लेड ऑक्साइड भी आप बोल सकते हैं, वो हमारा क्या हो गया? कैथोड. और जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो हम किसे ले रहे हैं बच्चों? लेड एसिड बैटरी की बात कर रहे हैं, तो एसिड होना भी तो चाहिए. सो H2SO4 इज कंसिडर्ड हियर एज और टेकन एज इलेक्ट्रोलाइट. ओके, फिर आगे क्या दे रखा है? यहाँ पर हाफ रिएक्शन आपको बता रखी है, डिस्चार्जिंग ऑफ लेड स्टोरेज सेल आर. तो यहाँ पर पीबी सॉलिड फॉर्म में है ना, सल्फेट आयन, और PbSO4 बना रहा है सॉलिड फॉर्म में, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसके कम हो रहे हैं. ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर आपको कैथोडिक रिएक्शन दे रखी है. क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस क्या कराते हैं? H2SO4 के 2 मोल का लॉस कराते हैं. किसके? 2 मोल का लॉस कराते हैं. मतलब अगर एक इलेक्ट्रॉन गया है ना, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, मतलब 2 मोल H2SO4 भी कम हो रहा है. ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन तो 1 मोल. क्लियर? यहाँ पर हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी डिस्कस कर सकते हैं. हाउ कैन वी डिस्कस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री? सो इनको आप ओवरऑल रिएक्शन बनाकर लिख सकते हो. ठीक है, तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन जो भी बनेगी वो आपको यहाँ से मिल जाएगी. क्या मिलेगी बच्चों? तो आपकी जो ओवरऑल रिएक्शन मिलेगी वो आपको 2 PbSO4 देगी. क्या देगी? 2 PbSO4. यहाँ पर लिख लेती हूँ मैं क्या? Pb इन, ये लिख लेती हूँ मैं ओवरऑल रिएक्शन. क्या है ये मेरी ओवरऑल रिएक्शन? ठीक है, तो यहाँ पर हो गया Pb प्लस PbO2 प्लस H2SO4, वो भी ट्वाइस वाला. ठीक है कौन सा वाला? ट्वाइस वाला. गिव्स कितना PbSO4 मिलेगा मुझे? 2 PbSO4 प्लस क्या मिलेगा? और 2 PbSO4 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है, और जो भी एनर्जी निकलेगी वो. क्लियर टू एवरीवन? जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे वो, ठीक है, या जो एनर्जी रिलीज होगी वो. तो ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हमने यहाँ पर रिवाइज कर ली. एनोडिक और कैथोडिक रिएक्शंस को हमने मिलाकर ओवरऑल एक रिएक्शन हमारी कंप्लीट बना ली. ठीक है, नाउ वी विल प्रोसीड टू द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. बच्चों इतना बड़ा क्वेश्चन ही चल रहा है हमारा अभी. ओके, सो व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट? इट इज गिवन there is no safe way of disposal and these batteries end up in landfills. इन्हें डिस्पोज करने का कोई भी सेफ तरीका हमारे पास नहीं है और ये लैंडफिल्स में ही एंड अप करते हैं. मींस एट द एंड दे आर बरीड इन द लैंडफिल्स, या फिर वो लैंडफिल्स में ही हमें देखने को मिलते हैं. ओके, then lead and sulfate are extremely hazardous and
pollute soil, water as well as air. मीन्स जो लेड बेस्ड हमारे पास बैटरीज होती हैं वो बहुत हजार्डस होती हैं, नॉट ओनली टू द सॉइल बट ऑल्सो टू द एयर एंड वाटर. ठीक है, हवा, पानी और मिट्टी तीनों के लिए ही ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा हजार्डस है. ठीक है, बट फिर भी हमें यूज तो करना पड़ेगा, एनर्जी का सोर्स कहाँ से लेके आएंगे. ठीक है, तो फिर इसके बाद हमें क्या दे रखा है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द एनवायरमेंटल चैलेंजेस इट पॉसेस, लेड एसिड बैटरी जो है उसके बावजूद भी क्या है, एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी हमारी सोसाइटी में बनी हुई है. ओके, दे आर द इम्पॉर्टेंट सोर्सेस ऑफ एनर्जी इन आवर सोसाइटी. ओके, इतना हजार्डस होने के बावजूद भी. डिजाइनिंग सस्टेनेबल एंड ग्रीन बैटरी सिस्टम एज alternatives to conventional means remain relevant. इसका मतलब ये है कि हम लोग यहाँ पर alternatives जो बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो तो अभी काम चल ही रहा है. ठीक है, तब तक तो हमको लेड एसिड बेस्ड बैटरीज ही यूज करनी पड़ेगी. ओके, नाउ वी विल फर्दर गो टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. सो स्टूडेंट्स, जो लेड एसिड बैटरीज थी उनको हम किससे रिप्लेस करने की बात कर रहे हैं, फ्यूल सेल्स से. ठीक है, फ्यूल सेल्स आर सीन एज द फ्यूचर सोर्स ऑफ एनर्जी इंस्टेड ऑफ और इन प्लेस ऑफ लेड एसिड बैटरीज. ओके, तो हम जब इसकी बात कर रहे हैं फ्यूल सेल्स की, तो फ्यूल सेल्स में हम लोग कौन सा मेन केमिकल लेकर चल रहे हैं, तो वो हमारा क्या है, हाइड्रोजन. और हाइड्रोजन को हम क्या सपोज करते हैं या क्या कंसीडर करते हैं, वी कंसीडर इट एज अ ग्रीन फ्यूल. क्या कंसीडर करते हैं हम इसे, ग्रीन फ्यूल कंसीडर करते हैं. ओके, हालांकि प्रॉब्लम तो फ्यूल सेल के साथ भी है. क्यों, विद द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन, कि हम हाइड्रोजन को स्टोर कैसे करें. क्लियर. फिर इसके बाद करंटली NH3 दैट इज अमोनिया एंड CH3OH दैट इज मिथेनॉल आर यूज्ड एज द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द फ्यूल सेल. ठीक है, तो जो हाइड्रोजन हमें मिल किससे रहा है, तो अभी हम किससे ऑब्टेन कर रहे हैं, विद द हेल्प ऑफ अमोनिया एंड विद द हेल्प ऑफ मिथेनॉल. क्लियर. तो इससे हमें फ्यूल सेल के लिए क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन. दिस आर द सोर्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर द फ्यूल सेल एट प्रेजेंट. ठीक है, फिर हम बात करें दिस आर ऑब्टेन्ड इंडस्ट्रियली सो एड टू द एनवायरमेंट इश्यूज. भैया कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ तो दिक्कत आती है. हम बोल रहे हैं कि हम मोस्ट हजार्डस जो लेड एसिड बैटरीज है उनको रिप्लेस कर रहे हैं किससे, फ्यूल सेल से. बट फ्यूल सेल्स में भी हम अमोनिया और मिथेनॉल को एज अ सोर्स फॉर हाइड्रोजन यूज कर रहे हैं. ठीक है, बट यूज करने में भी क्या हो रहा है, हम उसे इंडस्ट्रियली हम उनका यूज कर रहे हैं. तो जब भी हम कोई चीज इंडस्ट्रियली करते हैं तो कुछ ना कुछ हजार्ड तो हमारे एनवायरनमेंट को होता ही है. ओके, सो दिस थिंग इज गिवन. ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन का अगला पार्ट देख लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने सारी बातें सुनी और समझी इस क्वेश्चन की. ओके, तो अभी और भी एक पार्ट और बचा है इसके बाद. ओके, सच अ लेंथी क्वेश्चन इट इज, पर कर लेते हैं सॉल्व. ओके, इफ द प्रॉब्लम ऑफ द स्टोरेज ऑफ हाइड्रोजन इज ओवरकम, इज इट स्टिल अ ग्रीन फ्यूल. कहने का मतलब ये है, आपसे यूं कहा गया है कि स्टोरेज जो पिछला हमारा पार्ट था उसमें क्या दिया था कि हमारे पास हाइड्रोजन को स्टोर करने का कोई वो नहीं है, साधन नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पर हमको कहा गया कि अगर हम हाइड्रोजन को स्टोर कर पाए तो फिर भी क्या ये ग्रीन फ्यूल है. ओके, फिर नेक्स्ट, डिस्पाइट बीइंग द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स, हाइड्रोजन डज नॉट एग्जिस्ट on its own, so need to be extracted from water using hydrolysis or separated from certain fossil fuels. ठीक है, सीधी सी बात है कि भले ही हाइड्रोजन अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट है हमारे यूनिवर्स में, बट देन टू कंडीशन क्या है यहाँ पर, वो उसकी खुद की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ कॉम्बिनेशन में रहता है. इसीलिए हमें उसे कभी तो वाटर में से एक्सट्रैक्ट करना पड़ता है बाय इलेक्ट्रोलिसिस, या फिर फॉसिल फ्यूल्स में से कलेक्ट करना पड़ता है. ओके, फिर उसके बाद क्या लिखा है, बोथ ऑफ द प्रोसेस रिक्वायर अ सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी. दोनों ही जो हमारे पास प्रोसेसेस है दोनों में ही हमें क्या होगा, सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी. ओके, विच इज जनरली मोर देन गेन्ड बाय द हाइड्रोजन इटसेल्फ. ठीक है, जो कि हाइड्रोजन जो गेन करता है ना, उससे भी ज्यादा अमाउंट की एनर्जी होती है जो इन प्रोसेसेस में लगती है. क्लियर.
इतना हो गया। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट पे जो बचा हुआ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ओके सो स्टूडेंट्स, ये हमारे 30th क्वेश्चन का एकदम आखिरी वाला पार्ट है। ओके अब इसके बाद हम इस क्वेश्चन के जो वाकई में जो क्वेश्चन पूछे जाने चाहिए है ना, इस पैसेज के ऊपर बेस्ड, इस केस स्टडी के ऊपर बेस्ड, ओके उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ओके देख लेते हैं इसमें क्या दिया है। इन एडिशन दिस एक्सट्रैक्शन टाइपिकली रिक्वायर्स द यूज ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, मतलब जो एक्सट्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन है उसमें टाइपिकली क्या यूज होता है बच्चों, फॉसिल फ्यूल्स यूज होता है। बहुत सारी रिसर्चेस कंडक्ट की गई हैं इस फील्ड में ताकि इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकें। ठीक है, डिस्पाइट द प्रॉब्लम ऑफ नो गुड मीन्स टू एक्सट्रैक्ट द हाइड्रोजन, मतलब भले ही प्रॉब्लम आ रही है कि कोई भी गुड मीन, मतलब कोई भी अच्छा तरीका नहीं है हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, इट इज फिर भी जो हमारा हाइड्रोजन है वो क्या है, अबंडेंट है और साथ साथ में क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। ठीक है, हमारे फ्यूचर के लिए, ठीक है, जहां पर हम कैसा फ्यूचर देख रहे हैं, विद जीरो कार्बन नीड्स। ओके क्लियर टू एवरीवन। अब हम इसके क्वेश्चंस पे जाएंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ओके तो हम फाइनली पहुंच चुके हैं क्वेश्चन नंबर 30 के क्वेश्चन पर। ओके आफ्टर द केस स्टडी ऑन हाइड्रोजन, लेड एसिड बैटरीज एंड फ्यूल सेल्स। ओके अब यहाँ पर हमें पूछा गया है हाउ मेनी कूलम्स हैव बीन ट्रांसफर्ड, कितने कूलम ऑफ चार्जेस ट्रांसफर हुआ है एनोड से कैथोड पे इन ऑर्डर टू कंज्यूम 1 मोल ऑफ H2SO4 during the discharging of the lead storage cell। तो जब हम ये पढ़ रहे थे, हमने यहाँ पर जो हाफ सेल रिएक्शन लिखी थी बच्चों, उसी टाइम पे मैंने आपको बताया था कि 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को हम यूज कर रहे हैं, तो 2 मोल ऑफ H2SO4 यूज हो रहा है। ठीक है, सेम चीज यहाँ पर है, क्या लिखा हुआ है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन्स हैव बीन ट्रांसफर्ड फ्रॉम एनोड टू कैथोड टू कंज्यूम 2 मोल ऑफ H2SO4। 2 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम हो रहे हैं तो 2 मोल ऑफ H2SO4 कंज्यूम हो रहा है। ठीक है, therefore 1 मोल ऑफ H2SO4 require 1 Faraday of electricity और 96500 coulombs। आगे आंसर समझ में? ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 2 मोल इलेक्ट्रॉन तो 2 मोल ऑफ H2SO4। ठीक है, therefore जो 1 मोल ऑफ H2SO4 है उसको कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, कितना कूलम, यहाँ पर हमको क्या दिया बच्चों, कूलम्स में बताना है। ठीक है, कूलम्स में बताना, इलेक्ट्रॉन्स में पूछते तो हम बता देते 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन। ओके बट हमें यहाँ पर किस में बात करनी है, कूलम्स में बात करनी है, चार्जेस में बात करनी है, तो हमें फैराडे बताना पड़ेगा। ठीक है, तो रिक्वायर्स 1 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कितनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, कितना चार्ज यूज हो रहा है, तो 1 फैराडे और उसकी वैल्यू कितनी होती है, 96500 कूलम्स। क्लियर टू एवरीवन। ठीक है, अब हम जाएंगे इसके पार्ट नंबर 2 पर। So students, this is the second and the third part of the 30th question. Okay, तो यहाँ पर हमें क्या दे के रखा है ये देख लेते हैं। Okay, तो how much work can be extracted by using, हम कितना वर्क एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं by using lead storage cell if each cell delivers about 2.0 volt of voltage। Okay, हमें क्या दे रखा है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है अमाउंट ऑफ वर्क डन, या कितना अमाउंट ऑफ वर्क हम उससे एक्सट्रैक्ट करा सकते हैं फ्रॉम व्हाट, लेड स्टोरेज बैटरी से या फिर लेड स्टोरेज सेल से। ओके, तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला होता है W max is equals to minus of NFE। ओके, तो ये आपके पास E नॉट, यहाँ पर ये जो आपके पास फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में आप लोग वैल्यूज पुट कर दीजिए। ठीक है, इस फॉर्मूले में जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो N इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, या फिर नंबर ऑफ जो अपन बोल सकते हैं कि कितना हमको हमने देखा था कि एनोड और कैथोडिक रिएक्शन में हमको कितने इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट, तो नंबर कितना हो गया -2 और फिर 9650 जो कि फैराडे है। ठीक है, F कैपिटल F विच इज 96500 ऑफ कूलम चार्ज की बात कर रहे हैं और 2 वोल्ट उसका कितना है, क्या है उसका वोल्टेज है। तो हमारे पास टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना आया बच्चों, 386,000 जूल ऑफ वर्क। क्लियर, इतना वर्क हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं यूजिंग अ लेड स्टोरेज
सेल जब भी वो यूज हो रहा हो, दैट इज व्हेन इन यूज। ओके, क्लियर टू एवरीवन? फिर से देख लीजिए, वर्क का हमारे पास फॉर्मूला होता है W max इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ एन एफ ई, ठीक है, ई नॉट, फिर यहाँ पर ई नॉट फॉर द वोल्टेज, एफ फॉर द फेरेडे, ठीक है, मतलब कि चार्ज हम कितना ले रहे हैं, तो -2 इंटू 6965000 दैट इज फिक्स्ड, देन 2.0 तो जूल ऑफ वर्क, इतना जूल ऑफ वर्क हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं किसी भी लेड स्टोरेज सेल से व्हेन इन यूज। ओके, नेक्स्ट पार्ट देख लीजिए, डू यू एग्री विथ द स्टेटमेंट हाइड्रोजन इज अ ग्रीन फ्यूल, कमेंट फॉर एंड अगेंस्ट एंड जस्टिफाई योर व्यूज। देखो कितना इजी सा क्वेश्चन है, अगर आपका जो केस स्टडी आपने बहुत दोरोली की है और बहुत अच्छे से आपने उस चीज को समझा है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाओगे। मीन्स फॉर 4 मार्क क्वेश्चन दिस इज सच एन इजी क्वेश्चन फॉर यू हियर। ओके, तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, हम पैसेज में पढ़ के आए थे कि हाँ, जो हाइड्रोजन है वो बहुत ही अच्छा ग्रीन फ्यूल बन सकता है। क्यों? क्योंकि वो रिन्यूएबल है, क्योंकि वो अबंडेंट इन नेचर है। 2 चीजें, ठीक है। बट हम नो क्यों बोलेंगे, हमें फॉर में भी बोलना है और हमें अगेंस्ट में भी बोलना है। तो हमने फॉर में तो बोल लिया भैया, अब हम अगेंस्ट में बोल लेते हैं। तो अगेंस्ट में हम क्या बोलेंगे, अगेंस्ट में हम ये कहेंगे, जैसा कि हम पढ़कर आए थे कि हमको जो हाइड्रोजन की एक्सट्रैक्शन करनी होती है, हम उसको स्टोर नहीं कर सकते, ठीक है, फिर वो कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट होता है, या तो हम उसको फॉसिल फ्यूल में से ऑब्टेन करते हैं, या फिर हम उसे काई में से ऑब्टेन करते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में। तो इलेक्ट्रोलिसिस को भी क्या लगती है, इलेक्ट्रिसिटी अगर लग रही है तो वो भी क्या यूज कर रहा है, कार्बन का यूज कर रहा है, ठीक है। इको फ्रेंडली होने का मतलब, एनवायरमेंट फ्रेंडली होने का मतलब क्या होता है कि कार्बन का यूज क्या हो, 0 हो, ठीक है। बट यहाँ पर इस केस में ऐसा हो रहा है क्या, हाइड्रोजन भले ही रिन्यूएबल है, भले ही अबंडेंट इन नेचर है, बट हमको उसको एक्सट्रैक्ट करने में तो कार्बन कंटेंट का यूज हो रहा है ना कहीं एटमॉस्फेयर में हम लोग कार्बन का रिलीज करा ही रहे, भले ही वो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू हो, भले ही वो फॉसिल फ्यूल्स के थ्रू हो। ओके, एंड आप देख सकते हैं यहाँ पर ये चीज लिखी हुई है, हाइड्रोजन इज अ फ्यूल दैट ऑन कंबस्शन गिव्स वाटर। हाइड्रोजन क्या देता है ऑन कंबस्शन, वाटर प्रोवाइड करता है एज बाय प्रोडक्ट, ठीक है। देयर आर नो कार्बन एमिशंस एंड नो पॉल्यूशन कॉस्ट, ठीक है। हाइड्रोजन जब खुद की कंबस्शन कराता है तो वो क्या देता है, वाटर देता है, तो वहां पे कोई भी पॉल्यूशन टेक प्लेस हो रही है क्या, नहीं हो रही है। बट हाउएवर इट प्रेजेंट द मींस टू ऑब्टेन हाइड्रोजन आर फॉसिल फ्यूल्स एंड इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर एंड इंक्रीज कार्बन इमिशन। यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर ये हो रहा है कि जो आपके हम लोगों को हाइड्रोजन को जो ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है, दैट इज इलेक्ट्रोलिसिस, आप ले लीजिए, आप फॉसिल फ्यूल्स को देख लीजिए, तो उनकी वजह से जो इंक्रीज्ड कार्बन कंटेंट हमें एनवायरनमेंट में देखने को मिल रहा है। क्लियर टू एवरीवन? सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 30 A, B एंड C पार्ट। आप लोगों को केस स्टडी बहुत दोनों करनी है, मतलब आपको जैसे आप पैसेज पढ़ते हैं उसी तरह से आपको पैसेज पढ़ना है। आप अंडरलाइन कर लीजिए की पॉइंट्स, ठीक है। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट चीज, जब भी आप क्वेश्चन पेपर में पैसेज सॉल्व करते हैं, तो केस स्टडी करते हैं या पैसेज सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को क्या करना है, मैं एक इम्पॉर्टेंट चीज बता रही हूँ, ठीक है। आप लोगों को सबसे पहले पैसेज के नीचे दिए गए क्वेश्चंस को रीड करना है, ठीक है। जब क्या होता है, जब हम नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं ना, जो गिवन जो हमको क्वेश्चंस है उनको पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम हमारी केस स्टडी पे आते हैं। तो जब हम केस स्टडी कर रहे होते हैं ना क्वेश्चंस पढ़ने के बाद, तो हमारे दिमाग में वो क्वेश्चंस स्ट्राइक हो जाते हैं। क्या होते हैं वो क्वेश्चंस, हमारे माइंड में स्ट्राइक हो जाते हैं। तो स्ट्राइक हो जाते हैं तो हम हाथों हाथ उसे हमारा पेन या हमारा हाथ उठ जाता है कि हम उस चीज को अंडरलाइन कर लें कि हाँ, ये तो क्वेश्चन में भी है, तो इसका आंसर मुझे ये मिल गया। क्लियर टू एवरीवन? दिस इज द वे टू सॉल्व द केस स्टडी, ठीक है। या फिर जो पैसेज वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व करने का ये सबसे इजी तरीका है बच्चों, ठीक है। कि आप सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िए, नीचे दिए गए क्वेश्चंस को पढ़िए, फिर उसके बाद आप पैसेज पे आइए। तो आप जब पैसेज पढ़ोगे तो आपको अपने आप क्लिक होगा कि अरे हाँ, ये तो मैंने क्वेश्चंस में भी पढ़ा है। देन यू विल मार्क इट एंड यू कैन राइट द आंसर डायरेक्टली। आपको बार बार क्वेश्चन
पैसेज पढ़ने के बाद क्वेश्चन पढ़ा, फिर पैसेज पढ़ने जाओगे कि ये कहाँ लिखा था, ये कहाँ लिखा था। उससे बेटर है आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, फिर आप आपकी केस स्टडी करो। तो क्या होगा, उससे आपको क्वेश्चन के आंसर मिलते जाएंगे और आप उसे मार्क करते जाओगे। और आपको पैसेज पढ़ने के बाद आपको डायरेक्टली क्या लिखने होंगे अपने आंसर शीट्स में, कॉपी। दिस विल सेव योर टाइम, ओके, दिस विल सेव योर टाइम एज वेल एज आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 30। इसका और पार्ट अब हम नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे। थैंक यू।